Hello everyone, my name is Amit Mandloi and welcome to online platform of Browse Academy. Let's begin with today's daily news review. आज का पहला आर्टिकल है related to women's reservation in parliament. Recently, BRS leader K. Kavita has launched a hunger strike, 6-hour long hunger strike, seeking the early passage of women's reservation bill. महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग भारत के आजाद होने के बाद से ही उठाई जा रही है। भारत की आजादी के ठीक पहले माना जा रहा था कि डेमोक्रेसी विल गिव इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, इसलिए वुमेन रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 1971 में एक कमिटी बनाई गई, कमिटी ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। कमिटी ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन ने कहा कि देयर हैज बीन डिक्लाइन इन वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, और इस चीज को हाईलाइट करते हुए उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल एरिना में वुमेन्स का रिजर्वेशन आवश्यक नहीं है, लेकिन वुमेन्स को प्रमोट करना चाहिए टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल एरिना। दे वर अगेंस्ट द रिजर्वेशन ऑफ वुमेन्स इन लेजिस्लेटिव बॉडी, बट दे सपोर्टेड कि रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज कैन बी मेड। लोकल बॉडीज लाइक पंचायत, म्यूनसिपालिटीज, ऐसी बॉडीज में, लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन कर देना चाहिए, जिससे कि वुमेन्स का पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल एरिना में बढ़े। 1971 में जो इन्होंने रिकमेंडेशन किया कि लोकल बॉडीज में वुमेन्स का रिजर्वेशन होना चाहिए, उसकी वजह से बहुत सारे स्टेट्स ने, जहां पर लोकल बॉडीज ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूटेड थी, वहां पर उन्होंने वुमेन्स का रिजर्वेशन देने का काम स्टार्ट किया। 1988 में 1988 में नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर वुमेन्स recommended that reservation of women should be from पंचायत till parliament. पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, ऐसा 1988 में नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर वुमेन्स ने रिकमेंड किया। इस प्लान के बाद में 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुए और पंचायत में और म्यूनसिपालिटीज में वुमेन्स को 1/3 रिजर्वेशन दिया गया। कुछ स्टेट्स ने ये रिजर्वेशन का क्राइटेरिया बढ़ा करके 50% भी कर दिया, बिकॉज मिनिमम 1/3 रिजर्वेशन देने की बात की थी, मैक्सिमम ज्यादा भी दे सकते थे। 50% तक का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इस पर्टिकुलर एक्ट के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट्स ने प्रोवाइड किया है इन पंचायत एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। ये 1988 का जो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर वुमेन आया था, उनके रिकमेंडेशंस के आधार पर ये दोनों एक्ट के अंतर्गत 1/3 रिजर्वेशन देने की बात की गई, रिजर्वेशन इन पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज बाय 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। लेकिन बात यहां नहीं रुकने वाली थी। नाउ वंस वुमेन्स गॉट रिजर्वेशन इन पंचायत, वॉइसेस फॉर रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट ऑल्सो स्टूड फर्मली। पार्लियामेंट में भी रिजर्वेशन की आवाजें उठने लगी कि पार्लियामेंट में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। फर्स्ट टाइम इन 1996 द गवर्नमेंट लेड बाय देवेगौड़ा इंट्रोड्यूस्ड अ बिल इन लोकसभा फॉर 33% रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट फॉर वुमेन्स के लिए 33% रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट देने के लिए एक बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। और ये एच.डी. देवेगौड़ा साहब की सरकार थी, जो कुछ समय के बाद डिसॉल्व हो गई। लोकसभा डिसॉल्व होने की वजह से बिल लैप्स हो गया और कोई नतीजा निकल करके नहीं आया। सिमिलरली इन 1998, 1999, फिर 2002, 2003 अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार में बहुत बार बिल्स आए, लेकिन पास नहीं हुआ और बिल लैप्स हो गए। फाइनली इन 2008 यूपीए गवर्नमेंट
tabled a bill in Rajya Sabha which was passed in UPA 2 regime. 2010 में UPA 2 आ गया था. बिल लैप्स इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था, राज्यसभा में ही पेंडिंग था और इसी वजह से लैप्स नहीं हुआ. राज्यसभा ने इसको 2010 में UPA 2 गवर्नमेंट के समय पर राज्यसभा पास्ड विथ मेजॉरिटी. अब ये बिल चले गया राज्यसभा से लोकसभा के पास, बट लोकसभा डिडंट टुक नोटिस ऑफ द बिल. शरद यादव, जेडीयू लीडर, इवन टोल्ड दैट कि जो 33% रिजर्वेशन मिलेगा वो किस तरीके से ये इंश्योर करता है कि जो शॉर्ट हेड वुमेन, मॉडर्न वुमेन्स ऑफ द सिटीज, हाउ दोज मॉडर्न वुमेन विल रिप्रेजेंट द वुमेन्स ऑफ द विलेजेस, रूरल वुमेन. तो इस तरह के कुछ कमेंट्स के साथ में, है ना, उन्होंने इस बिल को रिजेक्ट किया. और यूपीए 2 गवर्नमेंट एक कोलिशन गवर्नमेंट थी, दे कुड नॉट रिस्क पासिंग ऑफ द बिल. ठीक है, इसलिए लोकसभा से ये बिल पास नहीं हुआ. राज्यसभा से अच्छी मेजोरिटी के साथ पास होकर के आया, लोकसभा में पास नहीं हो पाया. लोकसभा में पास से मतलब मूव ही नहीं किया, वोटिंग के लिए ही नहीं रखा. और जब 15th लोकसभा डिसॉल्व हुई उसके साथ में बिल भी लैप्स हो गया. आफ्टर देन नो अटेम्प्ट हैज बीन मेड टिल डेट कि फिर से कोई बिल टेबल किया जाए. अब कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं. सम आर्ग्यूमेंट्स आर इन फेवर कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए. दोज पीपल हु आर इन फेवर ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट आर्ग्यू दैट कि वुमेन्स के ज्यादा पार्टिसिपेशन होने की वजह से की पॉलिसी मैटर्स रिलेटिंग टू वुमेन सच एज वुमेन सेफ्टी, न्यूट्रिशन, चाइल्ड न्यूट्रिशन, ठीक है, मैटरनिटी रिलेटेड इश्यूज, ऐसे पॉलिसीज में रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इज नेसेसरी. जब बहुत सारे अपराध वुमेन के खिलाफ आज की तारीख में बढ़ रहे हैं, उस केस में, ठीक है, वुमेन्स को ये रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से उन पॉलिसीज में डिसीजन मेकिंग पोजीशन पर लाना चाहिए जिससे वुमेन एम्पावरमेंट हो और ऐसे क्राइम्स, ऐसी चीजें जो वुमेन्स के खिलाफ जा रही हैं सोसाइटी के अंदर, उनको रोका जा सके. साथ ही साथ इस चीज से होगा क्या, वुमेन एम्पावरमेंट होगा और कंडीशन ऑफ वुमेन इन द पेट्रियार्कल सेटअप ऑफ इंडिया ये इंप्रूव होगी. इकोनॉमिक स्फीयर्स में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की हम बात करें तो धीरे धीरे वुमेन्स का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ रहा है, वहां पर वुमेन्स कंपीट कर रही. लेकिन पॉलिटिकल एरिना में अभी भी पार्टिसिपेशन कम है, जिसके कारण वुमेन एम्पावरमेंट का जो गोल है दैट सीम्स डिस्टेंट गोल. ठीक है, साथ ही साथ हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर पार्लियामेंट में वुमेन्स का जो अभी प्रेजेंट पार्टिसिपेशन है दैट इज हाईएस्ट 14%, 14% का पार्टिसिपेशन. दैट इज ऑल्सो हाईएस्ट इन दिस लोकसभा सेशन, 17th लोकसभा. जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, और बांग्लादेश और पाकिस्तान तो मुस्लिम कंट्रीज हैं, ऐसी कंट्रीज में जहां पर वुमेन्स को और ज्यादा कम, मतलब और कम अधिकार दिए जाते हैं, ऐसे समाज में भी वहां पर पार्लियामेंट के अंदर वुमेन्स का पार्टिसिपेशन हमारी पार्लियामेंट के अंदर से ज्यादा है. सो दैट इज ऑल्सो नीड कि आसपास की कंट्रीज में भी हमसे ज्यादा वुमेन्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, जबकि वो कंट्रीज ज्यादा पेट्रियार्कल सोसाइटी वाली कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं. तो इंडिया में जहां पे कस्टम रहा है कि वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया. हिस्टोरिकली अगर बात की जाए तो वैदिक सभ्यता के समय पर वुमेन्स एंजॉयड हाई प्रायोरिटी, अच्छी प्रायोरिटी मिलती थी, अच्छा स्टेटस मिलता था, इवन इन डिसीजन मेकिंग इन पॉलिटिकल एरिना, ऋग्वेदिक समय पर. इसलिए बहुत सारी महिलाओं का नाम उस समय की हमको वैदिक टेक्स्ट में मिलते हैं. एंड वुमेन्स वर अलाउड टू टेक पार्ट इन सभा समिति. लेकिन उसके बाद से जो डार्क एजेस चालू हुई, धीरे धीरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन केप्ट डिक्लाइनिंग और उनसे अधिकार छिनते गए. आजादी के बाद हमने वोट का अधिकार और राइट्स के तौर पर अधिकार तो दे दिया, लेकिन स्टिल बिकॉज द वुमेन्स आर नॉट दैट empowered दैट दे कैन पार्टिसिपेट ऑन देयर ओन विदाउट एनी पुश इन द पॉलिटिकल एरिना. इस वजह से अब ये जरूरत महसूस होती है कि वुमेन्स को पुश दे करके वहां पर लाना चाहिए. ये वो लोग आर्ग्यू करते हैं जो वुमेन्स के रिजर्वेशन के समर्थक हैं, सपोर्ट में. Many peoples who are against the reservation of women
in parliament say that this will violate the right to equality. हर व्यक्ति जेंडर के अलग होने से अनइक्वल नहीं होगा, पॉलिटिकल एरिना में एवरीवन इज इक्वल, और वुमेन्स को भी मेरिट पे लड़ करके जीतना चाहिए चुनाव, ना कि रिजर्वेशन के बल पे। सेकंड जो अगेंस्ट में रिमार्क आता है, आर्ग्यूमेंट आता है, वो ये है कि कास्ट ग्रुप्स जिनसे कंपेयर करके वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन मांगा जा रहा है कि जब कास्ट को दे सकते हैं तो वुमेन ग्रुप्स को क्यों नहीं दे सकते, तो वो इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि कास्ट ग्रुप जो है वो एक होमोजेनस ग्रुप है। वुमेन्स एज अ होल 50% ऑफ द पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करती हैं, बट दे आर नॉट अ होमोजीनियस सोसाइटी, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ होमोजीनियस सोसाइटी। इसलिए कास्ट के आधार पर बेस बना करके रिजर्वेशन मांगना वुमेन्स के रिजर्वेशन के लिए गलत होगा, वुमेन रिजर्वेशन के डिमांडर्स के लिए गलत होगा। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट ये भी आता है कि इंटरेस्ट ऑफ वुमेन्स आर नॉट आइसोलेटेड। ऐसा नहीं है कि वुमेन्स के इंटरेस्ट आइसोलेटेड हैं स्पीयर्स में, they are somehow linked with socially or economically linked with other members, other section of the society, that is males. ठीक है, इसलिए ये सोचना सिर्फ कि वुमेन का रोल आइसोलेटेड है, वुमेन्स का पार्टिसिपेशन होने से वो आइसोलेटेड रोल पे भी इफेक्ट पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी वजह से होगा। मेल्स भी अगर इलेक्ट होंगे तो भी वुमेन सोसाइटी के एम्पावरमेंट के लिए काम कर सकते हैं, जैसा कि आजादी के समय पर सोचा जा रहा था। साथ ही साथ ये भी है कि दिस पर्टिकुलर वुमेन रिजर्वेशन बिल विल रेस्ट्रिक्ट द चॉइस ऑफ वोटर्स। अगर हम रिजर्वेशन लेकर के आ जाते हैं तो दैट विल रेस्ट्रिक्ट द चॉइस ऑफ द वोटर्स, और हमारे यहाँ ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगाना पॉलिटिकल स्फीयर में ठीक नहीं होगा। ऐसा आर्गुमेंट अगेंस्ट में, वुमेन रिजर्वेशन बिल के अगेंस्ट में बोलने वाले लोग देते हैं। साथ में कुछ अल्टरनेटिव्स भी सुझाए गए हैं, जैसे कि एक अल्टरनेटिव है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपनी सीट्स को रिजर्व कर दे। पॉलिटिकल पार्टीज ये रिजर्व कर दें कि हम कम से कम 33% वुमेन्स को टिकट देंगे, बीजेपी ऐसे कर दे, कांग्रेस ऐसे कर दे, तो हो सकता है कि रिजर्वेशन का बिल पार्लियामेंट में ना होते हुए भी द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इंक्रीजेस। बट यहां पर प्रॉब्लम यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा कर जरूर देगी कि 33% वुमेन्स को टिकट दे दी, लेकिन दे विल फील्ड वुमेन कैंडिडेट्स ऑन दोज सीट्स, डेलिबरेटली ऑन दोज सीट्स जो कि उनकी हारने वाली सीट्स होंगी, ठीक है, और मेल्स को वहां लड़ाएंगी जहां पर जीतने वाली सीट्स होंगी। तो ये हो सकता है जिससे कि पार्टिसिपेशन बोल रहे हैं कि बढ़ जाए, लेकिन जरूरी नहीं कि बढ़े, ठीक है। तभी हो पाएगा जब आमने सामने दोनों जगह वुमेन्स लड़ें, इस पार्टी से भी वुमेन हो, उस पार्टी से भी वुमेन हो, तो एक वुमेन जीत करके जाएगी। लेकिन अगर इंटरनल पार्टी के अंदर ऐसा सीट का बंटवारा वुमेन्स के आधार पर किया जाने लगा, तो बीजेपी के मेल के सामने कांग्रेस की फीमेल खड़ी होगी, बीजेपी का मेल जीत जाएगा, और कांग्रेस की मेल के सामने बीजेपी की फीमेल खड़ी होंगी, कांग्रेस का मेल जीत जाएगा। ऐसा आर्गुमेंट इसके अगेंस्ट में, अल्टरनेटिव के अगेंस्ट में भी दिया जाता है। एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन ये भी दिया जाता है कि डुअल एमपीज फ्रॉम द सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक मेल एक फीमेल, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी से डुअल एमपी होना चाहिए, एक मेल एक फीमेल। लेकिन इसके अगेंस्ट में भी आर्गुमेंट है कि जो फीमेल एमपी रहेंगी उनको सेकेंडरी दर्जा दिया जाएगा मेल से, और उनको डिसीजन मेकिंग में वो स्टेक नहीं दिया जाएगा जो होना चाहिए एक एमपी का। तो ऐसे कुछ अल्टरनेटिव्स भी सुझाए गए हैं, और ये सब चीजें सुझाई गई हैं, पर अभी तक कुछ चीज इस पे हुई नहीं। हमारे लिए चिंता का विषय यह है कि हमारे पड़ोसी मुल्कों में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन ज्यादा है। हमारे मुल्क में, हमारे देश में आज भी 14% ही वुमेन्स जो हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन लेजिस्लेटिव बॉडीज में कर रही हैं, खासकर पार्लियामेंट में। तो इस और स्टेट लेजिस्लेचर की जब बात करें तो उनका पार्टिसिपेशन और कम हो जाता है। मिनिस्ट्री के पोर्टफोलियोज में भी वुमेन्स का पार्टिसिपेशन कम है। इसको ध्यान में रखते हुए ये बिल के समर्थक में बहुत सारे लोग आगे आते हैं। इस समय पर सीपीआई के नेता सीताराम येचुरी साहब ने भी इस हंगर स्ट्राइक में पार्टिसिपेट किया। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। अब आपका मत क्या है इस पर्टिकुलर वुमेन रिजर्वेशन में, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड विद अ लॉन्ग डिबेट बिटवीन द गवर्नर एंड स्टेट गवर्नमेंट। कल भी हमने ये मुद्दा डिस्कस किया था जब तेलंगाना के सरकार के द्वारा
अपील फाइल की गई तेलंगाना गवर्नर के खिलाफ कि हमारे बहुत सारे बिल पास किए हुए जानबूझ करके तेलंगाना गवर्नर ने रोक रखे हैं। आज भी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि वापस से एक कॉन्फ्लिक्ट है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट कहां का है? ये है महाराष्ट्र का। यहां पर फिर से गवर्नर को फटकार लगाते हुए एससी ने बोला है कि गवर्नर एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जिनको नॉन पार्टीशन रहना चाहिए, किसी भी दल के समर्थन में नहीं रहना चाहिए, ना ही स्टेट गवर्नमेंट जिस दल से बनी हो या फिर यूनियन गवर्नमेंट में जो दल की मेजॉरिटी हो उनके फेवर में काम नहीं करना चाहिए। बेसिकली द गवर्नर शुड ट्राई एंड प्रोटेक्ट, ट्राई एंड शील्ड the state executives and the state government from the government of सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तभी गवर्नर की पोस्ट जो है ठीक तरीके से सही मायने में कॉन्स्टिट्यूशनली काम कर रही होगी। महाराष्ट्र में 3 साल सरकार चलने के बाद में उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई। उन्हीं के शिवसेना के एक फैक्शन लीडर एकनाथ शिंदे ने अलग होकर के बीजेपी के साथ एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई। ये मामला आपके समक्ष है। इसमें उद्धव ठाकरे जी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाई है कि क्या गवर्नर ऐसा कर सकते हैं कि इंटरनल पार्टी मैटर्स को ध्यान में रखते हुए ट्रस्ट वोट के लिए कॉल कर दें। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने स्पष्ट कहा कि अगर किसी पार्टी के अंदर कुछ फैक्शन है तो दैट इज द इंटरनल मैटर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी एंड द गवर्नर ऑन दैट बैकिंग कि पार्टी के अंदर फैक्शन हो गया तो हमने ट्रस्ट वोट कॉल कर लिया, तो ये गलत है। गवर्नर शुड नॉट टेक एनी एक्शन, एनी रोल दैट कुड प्रेसिपिटेट द फॉल ऑफ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। पार्टी के आंतरिक मामले हैं, उनको सुलझाया भी जा सकता था। पार्टी को 3 साल बाद समझ में आया कि हमने गलत चॉइस कर ली, हमारे बीजेपी वाले अलायंस को छोड़ करके कांग्रेस और एनसीपी के साथ अलायंस करके, तो ये 3 साल तक वो क्या कर रहे थे। और अगर ऐसा कुछ उनको अब लगा है तो उसको पार्टी के आंतरिक बोर्ड को सॉल्व करना चाहिए, ना कि गवर्नर उसको फैक्शंस को देखते हुए ट्रस्ट वोट कॉल कर ले। ठीक है, तो ये चीज जो गवर्नर ने वहां पर करी कि फैक्शन जैसे ही हुआ वैसे ही गवर्नर कॉल्ड फॉर अ ट्रस्ट वोट, और उसके पहले उद्धव ठाकरे जी ने रिजाइन करके एकनाथ शिंदे और उनकी ज्वाइंट सरकार बन गई। इसके पहले भी महाराष्ट्र में ये काम हो चुका है। जब गवर्नमेंट बनी थी उस समय पर भी माइनॉरिटी सेक्शन के व्यक्ति, मतलब जिनका वर्चस्व राज्य की विधानसभा में कम था, कम सीटें आई थी, उनको बुला करके शपथ ग्रहण करवाने के लिए अनाउंस कर दिया था। बिकॉज दिस इज अ डिस्क्रिशन of the governor in case of hung parliament कि which political party they call for making the government in the state। और इस डिस्क्रिशन का गलत प्रयोग करते हुए और सेंटर की तरफ इंक्लाइन होते हुए कई बार गवर्नर्स को देखा गया है कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को बुला लिया जाता है जिनका जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं होती, कम मतों वाली पार्टी को बुलाया जाता है कि आप सरकार बनाइए। ठीक है, तो ऐसा भी गवर्नर के द्वारा महाराष्ट्र में पहले किया हुआ है, दूसरी स्टेट्स में भी किया हुआ है। ठीक है, तो गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट की जो टसल है बहुत समय से चली आ रही है, पर यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर फटकार लगाई है कि ऐसा गवर्नर को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनली उनकी पोजीशन ये डिटरमाइन नहीं करती कि किसको गवर्नमेंट चलानी है किसको नहीं। पॉलिटिकल फैक्टर्स को साइड में रख करके पीसफुल गवर्नमेंट चल सके, गवर्नमेंट मेंटेन रहे, ठीक है, उस और गवर्नर को काम करना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट को टॉपल करने का काम करना चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में कहा। आगे देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। ये भी गवर्नर से संबंधित है, इसको हमने कल डिस्कस किया था, जो मैं बात कर रहा था तेलंगाना के केस की। तेलंगाना में भी गवर्नर महोदया और तेलंगाना सरकार के बीच में जंग है। यहां पर भी तेलंगाना सरकार ने एलिगेशंस लगाए हैं, एलिगेशंस ने बोला है प्रूफ के साथ कि सितंबर 2022 से कुछ स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पारित किए गए बिल्स, पास किए गए बिल्स आर स्टिल पेंडिंग एट द डेस्क ऑफ गवर्नर एंड नॉट गिवन द परमिशन टू इंप्लीमेंट। ठीक है, पास नहीं किया है, मंजूरी नहीं दी है, रेटिफाई नहीं किया है। तो ये कुछ चीजें अभी यहां पर भी चल रही हैं। इस पर्टिकुलर केस में आर्टिकल 200 और आर्टिकल 163 दोनों को सुप्रीम कोर्ट में कोट किया है, और यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड दिस आर्टिकल इन डिटेल।
सिमिलर आर्टिकल हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अभी गौरतलब करने वाली बात यह है कि राजभवन वर्सेस प्रगति भवन और तेलंगाना के गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और ट्विटर पे जाते हुए गवर्नर ने यह बोला है कि राजभवन मतलब गवर्नर का हाउस, गवर्नर हाउस इज नियरर देन द सुप्रीम कोर्ट इन दिल्ली, तो आप हमारे पास आकर के समस्या सुलझा सकते थे। साथ में एक और चीज बोली कि अभी जो वहां पर चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं ए शांति कुमार, उन्होंने अभी तक ना कोई गेस्चर मीट करने के लिए गवर्नर के पास आए हैं, तो ऐसा क्यों? ए शांति कुमार वहां पर क्यों नहीं गए गवर्नर के पास? तो ऐसा उन्होंने ट्विटर पे, दिस वॉर हैज गॉन ऑन ट्विटर। तो क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री जहां पर गवर्नर की पोस्ट को अगर आप देखें कॉन्स्टिट्यूशनली और स्टेट गवर्नमेंट का एक कैटेगरी देखें, स्टेट गवर्नमेंट का जनमत का सपोर्ट देखें, तो क्या आपको सही लगता है गवर्नर ने जो ये ट्विटर पर ये वॉर छेड़ करके सही किया, या फिर स्टेट गवर्नमेंट अपने एलिगेशंस जो लगा रही है उसमें स्टेट गवर्नमेंट सही है? गवर्नर के पास कॉन्स्टिट्यूशनली कोई बाइंडिंग नहीं है कि कितने समय में वो बिल पास करें, ठीक है, क्योंकि उनके पास पॉकेट वीटो जैसा कुछ अधिकार है कि दे कैन कीप इट विद देमसेल्व्स फॉर लॉन्ग पीरियड, ताकि वो उसको स्टडी कर सके, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। वही गवर्नर महोदय ने यहाँ पर, कोर्ट महोदया ने यहाँ पर कोड भी किया है कि देयर इज नो लिमिट, टाइम लिमिट, कितने समय में मैं उनको पास करूंगी, ठीक है। बट क्या ये ट्विटर पर ये सारी चीजें लेकर के जाना और ऐसी चीजें करना, क्या ये गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के पार्ट पर सही है? अगर आपको जो भी विचार इस केस से संबंधित है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, मजा आएगा आपके विचार सुन करके। नेक्स्ट देखते हैं। वापस से मैंने तीनों गवर्नर से संबंधित आज के पेपर में जो आर्टिकल्स आए उनको साइड बाय साइड डिस्कस करने का प्रयास हमने किया। फिर से एक गवर्नर से संबंधित सवाल है। गवर्नर से संबंधित सवाल यहां पर क्या है? गवर्नर से संबंधित सवाल यहां पर है कि यूनियन गवर्नमेंट ऑन वेडनेसडे इन्फॉर्म्ड राज्यसभा that practice of appointing governor in consultation with the chief minister may be followed as a matter of convention. सीपीआई के लीडर जॉन ब्रिटास ने गवर्नमेंट से पूछा कि जो सरकारिया कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी, सरकारिया कमीशन रिकमेंडेड फॉर सम रिफॉर्म्स। सरकारिया कमीशन 1983 में बना था, 3 मेंबर्ड कमीशन था, सेंटर और स्टेट के रिलेशंस के संबंधित सुधार के लिए, इन रिलेशन विद सेंटर स्टेट रिफॉर्म्स, इसलिए बनाया गया था। इस पर्टिकुलर कमीशन ने 247 रिकमेंडेशन दी थी, जिसमें से 180 मानी गई थी। सरकारिया कमीशन ने गवर्नर के ऊपर भी कुछ रिकमेंडेशन दी थी। What recommendations related to governor has Sarkaria Commission given? First, related to appointment. हम इसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार ही इन्होंने ये पर्टिकुलर जवाब मांगा था, ठीक है। तो सरकारिया कमीशन ने गवर्नर की अपॉइंटमेंट के केस में एक चीज बोली है कि व्हेन प्रेसिडेंट इज अपॉइंटिंग गवर्नर, द सीएम ऑफ द कंसर्न स्टेट शुड बी कंसल्टेड। सीएम शुड ऑफ द कंसर्न स्टेट के साथ कंसल्ट करके उस स्टेट के गवर्नर को अपॉइंट किया जाना चाहिए। सेकंड, जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मेजॉरिटी है स्टेट के अंदर, टिल दैट टाइम द गवर्नर शुड नॉट डिसॉल्व। गवर्नर को डिसॉल्व नहीं करना चाहिए। किसको डिसॉल्व नहीं करना चाहिए? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को या सरकार को। तीसरा, थर्ड रिकमेंडेशन, दैट इज फॉर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। टेन्योर की सिक्योरिटी के संबंध में गवर्नर का टेन्योर 5 साल का होता है, लेकिन 5 साल से पहले भी हटाया जा सकता है बिकॉज ही वर्क्स ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। सरकारिया कमीशन ने, सरकारिया आयोग ने रिकमेंड किया कि जो गवर्नर का टेन्योर है 5 इयर्स का, दैट शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड इन बिटवीन अनलेस एंड अनटिल एनी कंपेलिंग रीजन अराइजेस। कोई आवश्यक महत्वपूर्ण कुछ कारण बन जाता है जिसकी वजह से हटाना पड़ रहा है,
तो वो बात ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा महत्वपूर्ण कारण नहीं है तो इन दैट केस 5 ईयर टेन्योर शुड नॉट बी डिस्टर्ब, ताकि टेन्योर जो है वो थोड़ा सिक्योर रहे। और अगर ये सब चीजें रहेगी तो गवर्नर जो है वो सेंटर की एजेंसी के तौर पर नहीं देखा जाएगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के तौर पर देखा जाएगा, जो राज्य के बेनिफिट के लिए या राज्य के एग्जीक्यूटिव्स के हेड के लिए बनाया गया, हेड करने के लिए बनाया गया है, और राज्य के बेनिफिट के लिए काम करेगा और नॉन पार्टीशन रहेगा। पहले गवर्नर्स नियुक्त किया जाता था उन लोगों को जो राजनीतिक दल से परे हो। अब धीरे धीरे पॉलिटिसाइजेशन की वजह से और केंद्र सरकार राज्यों में अपना वर्चस्व जमाने के लिए ऐसे लोगों को गवर्नर नियुक्त करती है जो नेशनल गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी के साथ इंक्लाइंड हो। बट इस केस में जो क्षेत्र का दल है या फिर ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी गवर्नमेंट उस स्टेट में हो, उसके साथ गवर्नर का कॉन्फ्लिक्ट होता है, और इस कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में दोनों को नुकसान होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को, और अल्टीमेट नुकसान इसमें होता है उन लोगों का जो स्टेट में रहते हैं। ठीक है, तो इस चीज के लिए सरकारी आयोग ने ये रिकमेंडेशन दी थी। एक और कमीशन बनाया गया था, एम पंची कमीशन, सेंटर स्टेट रिलेशन संबंधित। ये कमीशन 2007 में बनाया गया था। इन्होंने भी कुछ रिकमेंडेशन दी। इनकी रिकमेंडेशन के आधार पर अगर हम बात करें तो गवर्नर का अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है, ये सरकारिया कमीशन, ये एम पंची साहब ने जो रिपोर्ट दी थी, गवर्नर का अपॉइंटमेंट शुड बी डन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ हाई लेवल कमिटी विच शुड इंक्लूड पीएम, होम मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर एंड सीएम ऑफ द स्टेट। ये चार लोगों को मिल करके सजेस्ट करना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए कि हु विल बी द गवर्नर। तीन लोग उसमें एक ही पार्टी के होंगे या एक ही आइडियोलॉजी के होंगे, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड लोकसभा स्पीकर। बट फिर भी ये रिकमेंडेशन अपॉइंटमेंट के रिस्पेक्ट में दी गई थी। साथ ही साथ गवर्नर के लिए एक रिकमेंडेशन दी गई थी कि गवर्नर शुड स्टे अवे फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होना चाहिए, और रिमूवल के लिए स्टेट गवर्नमेंट अगर रेजोल्यूशन पास करे उसी केस में प्रेसिडेंट शुड रिमूव द गवर्नर, अन्यथा और कोई केस में रिमूव नहीं करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट अगर रेजोल्यूशन के माध्यम से कहे कि गवर्नर हटा दिया जाए तो हटा देना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ रिकमेंडेशन एम पंची साहब ने दी थी। सरकारी आयोग बड़ा महत्वपूर्ण आयोग है, इस लिहाज से महत्वपूर्ण आयोग है बिकॉज उनकी 247 रिकमेंडेशन में से 180 रिकमेंडेशन अप्रॉक्स गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट की है। सबसे महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन है आर्टिकल 263 के अंतर्गत इंटर स्टेट काउंसिल बनाने की बात। इंटर स्टेट काउंसिल पहली बार सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन पर गठित किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन में यह प्रावधान काफी समय से था, लेकिन फर्स्ट इंटर स्टेट काउंसिल वाज और कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन। तो सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशंस भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और खासकर ये गवर्नर वाला जो केस चल रहा है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और सरकार ने ये कहा है, गवर्नमेंट हैज अश्योर्ड कि हम इस बारे में बात कर रहे हैं, चल रही है कि सीएम की कंसल्टेशन के साथ एक कन्वेंशन बना दिया जाएगा कि गवर्नर जो है सीएम की कंसल्टेशन के साथ ही नियुक्त किया जाए, अपॉइंट किया जाए। अगर ये रिफॉर्म आता है तो राज्य की सरकारें और गवर्नर के बीच में टसल, ये कॉन्फ्लिक्ट्स कम होने का काम होगा। फ्रिक्शन ओवर फॉर्मूला, व्हाई सम स्टेट्स गेट मोर फ्रॉम सेंटर एंड सम डू नॉट। बेसिकली सदर्न स्टेट्स जो कि काफी ज्यादा डेवलप्ड हैं और उन्होंने गवर्नमेंट की पॉपुलेशन पॉलिसी को ठीक तरीके से इंप्लीमेंट किया है, इस कारण से उनको कम रेवेन्यू मिलता है। ठीक है, कम रेवेन्यू कैसे मिलता है? कम रेवेन्यू इसलिए मिलता है कि अगर वो 1 रुपए सेंटर की किटी में कोट करते हैं, 1 रुपए अगर वो सेंटर के टैक्स डिवोल्यूशन फंड में देते हैं, जमा कराते हैं सेंटर किटी में, तो महाराष्ट्र को 0.08 ही रिटर्न में मिल रहा है, हर 1 रुपए के बदले सिर्फ 8 पैसा। तमिलनाडु को 29 पैसा, हरियाणा को 18 पैसा, कर्नाटका को 15 पैसा, तेलंगाना को 43 पैसा। तो ऐसे बहुत कम अमाउंट पर रुपी व्हाट दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द सेंट्रल कॉर्पस, जिससे स्टेट्स को फंड डिवॉल्व होना है, उसमें से बहुत कम पैसा उनको वापस मिल रहा है। इस वजह से बहुत सारे सदर्न स्टेट कंसर्न रेज करते रहते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है?
कि व्हाई दे आर गेटिंग लेस मनी। ऐसा इसलिए क्योंकि फाइनेंस कमीशन 14 फाइनेंस कमीशन का पीरियड खत्म हो गया 2015 से 20 के बीच में। 15 फाइनेंस कमीशन जिसको हेड किया था एनके सिंह साहब ने, उनकी रिकमेंडेशंस चलेगी 2021 से 2026 तक, एक साल के लिए कोविड में 2020-21 के लिए अलग प्लान दिया और 21-26 के लिए फिर से कुछ प्लान दिया। सेंटर के पास जो पैसा होता है उसको डिवाइड करने के लिए फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है कि किस तरीके से डिवॉल्यूशन होगा, किस तरीके से सेंटर कॉर्पस का पैसा स्टेट्स के बीच में और सेंटर और स्टेट्स के बीच में बटेगा। सेंटर और स्टेट की जब बात आए तो 42% ऑफ द फंड डिवॉल्व करने की बात की गई थी कि सेंटर का जो कॉर्पस है उसमें 42% स्टेट्स को देंगे, लेकिन वो 1% अब कम कर दिया जस्ट टू कंपनसेट कि पहले जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था लेकिन अब वो यूटी बन चुका है, तो अब तो वो सेंटर का एरिया आ गया, तो स्टेट खत्म होने की वजह से 1% कम करके 41% ऑफ द कॉर्पस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, सेंट्रल कॉर्पस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स स्टेट। अब अमंग स्टेट की जब बात आती है तो ये 41% को स्टेट के बीच में किस आधार पर डिसाइड किया जाए, किस आधार पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इसके लिए एक फॉर्मूला बनाना पड़ता है। और वो फॉर्मूला किस आधार पर बनता है कि कौन सी चीज को स्टेट की कौन सी चीज को कितना वेटेज देंगे। तो वेटेज ये है, एक है इनकम डिस्टेंस। इनकम डिस्टेंस का मतलब होता है कि जो सबसे डेवलप्ड स्टेट है, जो सबसे हाईएस्ट इनकम स्टेट है, उसकी स्टेट जीडीपी से जो स्टेट का डिफरेंस जितना होगा वो इनकम डिस्टेंस होगा। जो सबसे हाईएस्ट स्टेट जीडीपी वाला स्टेट है और जिस स्टेट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हाईएस्ट स्टेट जीडीपी और जिस स्टेट की बात कर रहे हैं वो, इनके बीच में जितना डिस्टेंस होगा इसको 50% वेटेज दिया जाता था 14 फाइनेंस कमीशन के। अब 15 फाइनेंस कमीशन इस क्राइटेरिया को 45% वेटेज देता है। एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया कितना है उसको 15% वेटेज दिया जाएगा। पॉपुलेशन 1971 की, उसको 17.5% वेटेज पहले दिया जा रहा था, अब उसको वेटेज नहीं दिया जा रहा। मेन कारण कि सदर्न स्टेट्स को कम पैसा क्यों मिल रहा है वो इसी कारण से। Southern states have religiously followed the national population control program और वहां पर उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल करके दिखाया और इसीलिए वो बोलते हैं कि हमने पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया, इसकी हमको फाइनेंस कमीशन सजा दे रहा है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन कम हो गई। और जिन स्टेट्स ने पॉपुलेशन कंट्रोल में ठीक तरीके से पार्टिसिपेट नहीं किया उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है और पॉपुलेशन ज्यादा आज की तारीख में ज्यादा है, 15% उनको वेटेज मिलता है तो उनको पैसा ज्यादा मिल रहा है। अगर 1971 की पॉपुलेशन कंसीडर करेंगे और उसको वेटेज देंगे तो फिर सदर्न स्टेट्स को फायदा होगा क्योंकि तब तक नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हुई थी और उस समय पर सब जगह लगभग पॉपुलेशन एक जैसी थी, ज्यादा बड़ी भी नहीं थी और पॉपुलेशन कंट्रोल जो है वो पिक्चर में आया भी नहीं था। तो तब तक कोई के ऊपर ये नहीं था कि किस स्टेट में ज्यादा परफॉर्म किया किसने कम, लेकिन जिनने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया उनको तो नुकसान होता दिख रहा है। ठीक है, पॉपुलेशन 2011 की पॉपुलेशन 2011 के सेंसस की पॉपुलेशन को 14 फाइनेंस कमीशन ने 10% वेटेज दिया था, जबकि 15 फाइनेंस कमीशन ने इसको 15% वेटेज दिया। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस वाले पार्ट में सदर्न स्टेट्स को फायदा मिलता है क्योंकि उन्होंने डेमोग्राफी के परफॉर्मेंस में अच्छा काम किया है, फर्टिलिटी रेट को कम कर दिया है। ठीक है, इस केस में उनको फायदा मिलता है पर इसका वेटेज काफी नेग्लिजिबल है। फॉरेस्ट कवर को 7.5% वेटेज दिया था लेकिन अब उसको वेटेज नहीं देते हुए फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को कंबाइंड वेटेज 10% का दिया है 15 फाइनेंस कमीशन। ठीक है, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स के लिए 2.5% का वेटेज दिया है जो कि काफी कम है। तो बेसिकली दिस इंडिकेटर, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स, ये दो इंडिकेटर्स हैं जो कि सदर्न स्टेट्स को हेल्प करते हैं ज्यादा रेवेन्यू गेन करने में। लेकिन इनकम डिस्टेंस, एरिया, सदर्न स्टेट्स आर नॉट दैट बिग। यूपी की हम बात करें, ठीक है, राजस्थान की बात करें तो उनके मुकाबले ना केरला वगैरह की एरिया कम है। पॉपुलेशन 2011, खासकर पॉपुलेशन 1971 तो नहीं, पॉपुलेशन 2011, एरिया और इनकम डिस्टेंस,
ये तीन ऐसी चीजें हैं जो नॉर्दर्न स्टेट्स जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल पर ठीक तरीके से काम नहीं किया, जैसे बिहार है, ठीक है, यूपी है, उनको फायदा करता है। इसलिए आप देखिए हर 1 रुपए के बदले यूपी को 2.73 रुपीज डिवॉल्व होता है और बिहार को 7.06 रुपीज डिवॉल्व होता है। ठीक है, तो ये चार्ट्स, ये नंबर्स, ये डेटा ये बताते हैं कि सदर्न स्टेट्स को फाइनेंस कमीशन के जो रिकमेंडेशंस हैं, जिन आधार पर पैसा बांटा जा रहा है स्टेट्स के इन बिटवीन द स्टेट्स, उसमें सदर्न स्टेट्स को नुकसान होता है। ठीक है, इसी के संबंध में पूरा आर्टिकल था। हमने साथ में समझने का प्रयास किया कि किस तरीके से फाइनेंस कमीशन डिवॉल्व करता है पैसे, फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है जिसके आधार पर पैसा राज्यों के मध्य, है ना, स्टेट्स के बीच में और सेंटर और स्टेट के बीच में बढ़ता है। एक और चीज जो एग्जाम में पूछे जाने लायक है, दैट इज 15 फाइनेंस कमीशन में ग्रांट्स देने के लिए क्या क्या आधार बनाए हैं, क्या क्या बेसिस हैं। तो एक तो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दिया जाएगा, लोकल गवर्नमेंट को ग्रांट दिया जाएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट दिया जाएगा, इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट दिए जाएंगे। सेक्टर स्पेसिफिक में स्कूल एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के लिए। तो ये सब परफॉर्मेंस स्पेसिफिक होंगे, परफॉर्मेंस के हिसाब से ये ग्रांट्स दिए जाएंगे। जुडिशरी के लिए, स्टैटिस्टिक्स के लिए सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स है। और स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट दिए जाएंगे कि कौन से स्टेट में कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वो बना रहे हैं जिसके लिए ग्रांट की जरूरत हो सकती है। इसके लिए एक रिव्यू कमेटी बनाई जाएगी स्टेट, और वो रिकमेंड करेगी कि हाँ स्टेट ने एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने की बात की है जो कि खुद स्टेट अपने पैसे पे नहीं बना सकता, इसलिए सेंटर का ग्रांट जरूरी है, तो स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट की बात की। तो 5 आधारों पर ब्रॉडली इन ऑन द बेसिस ऑफ 5 बेसिस द ग्रांट्स विल बी डिवॉल्व गिवन बाय द सेंटर टू स्टेट। ग्रांट्स 5 बेसिस पे दी जाएगी, ऐसा फाइनेंस कमीशन 15 फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया। 14th और 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आपके लिए यूपीएससी और एमपीपीएससी दोनों की एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए आपको ये रिपोर्ट्स पढ़नी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाउस पैनल क्वेश्चंस ह्यूज कट इन आउटले ऑफ मनरेगा। महात्मा गांधी नरेगा 2005 में आया था एक्ट, ठीक है, 2005 में आया था एक्ट, और 2 फरवरी 2006 से इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। पास्ट के कुछ सालों से देखा गया है कि गवर्नमेंट ने इसके बजट आउटले में कटौती की है, कट किया है। अभी वर्तमान में 60,000 करोड़ रुपीस का बजट दिया गया है, जो कि पिछले बजट से 13,000 करोड़ रुपीस कम है। जबकि पिछली बार 73,000 करोड़ रुपीस का बजट होने के बाद भी 89,400 करोड़ रिवाइज एस्टिमेट्स में देना पड़ा था मनरेगा स्कीम को सुचारू रूप से इफेक्टिवली रन करने के लिए। मतलब अगर हम रिवाइज एस्टिमेट से कैलकुलेट करें तो इस बार लगभग 29,400 करोड़ बजट में कटौती की गई है। 29,400 करोड़ इज अ ह्यूज अमाउंट इस स्कीम के लिए। स्कीम जरूरी है क्योंकि स्कीम उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है जिनको और कहीं जगह पर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही। ठीक है, तो ये ग्रामीण लोगों के लिए, रूरल पॉपुलेशन के लिए खासकर बहुत इफेक्टिव स्कीम है। रूरल पॉपुलेशन को जिनको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ता है तो 100 दिन का गारंटीड रोजगार उनको मिलता है। तो जो हाउस पैनल है उन्होंने बोला कि इसके पीछे कारण क्या है, व्हाट इज द रैशनले बिहाइंड कटिंग द आउटले ऑफ मनरेगा। मनरेगा का बजट कम करने के पीछे आपका क्या कारण है, क्या रीजंस हैं, इसके पीछे कुछ सोच के आपने किया होगा, वो सोच बताइए। साथ ही साथ पैनल ने और कुछ चीजें भी हाईलाइट करी कि टिल डेट द गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू गिव कंपनसेशन। मनरेगा के अंतर्गत एक आर्टिकल है, एक सेक्शन है जो ये कहता है कि अगर 15 दिन के भीतर, विद इन 15 days, if the employee do not get wages, if the employee is not paid the wages, then he is eligible for getting 0.05% per day of pending wages as compensation. कितना? 0.05% पर डे, हर दिन इतना कंपनसेशन सरकार उनको पे करेगी जितने भी दिन लेट पेमेंट करेगी। लेकिन आज तक कोई भी सरकार ने कंपनसेशन का पेमेंट नहीं किया। साथ ही साथ एक और इश्यू है, 15 days के अगर किसी को काम चाहिए
और वो काम मांगता है तो विद इन 15 डेज टाइम गवर्नमेंट को उसको काम उपलब्ध कराना पड़ेगा। पंचायत बेसिकली इसका मतलब एक इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है, तो पंचायत को 15 दिन के भीतर काम अवेलेबल कराना पड़ेगा। और इन केस 15 दिन के अंदर काम अवेलेबल नहीं कराया जा सका तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा। ये भी आज तक सरकार ने नहीं दिया। ऑलरेडी पेंडिंग वेजेस बहुत सारी है, ना कंपनसेशन दिया जा रहा है, ना ही अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टाइम पे दिए जाते हैं। तो ऐसी सारी चीजें गवर्नमेंट से हाउस पैनल ने पूछी है। कौन सी हाउस पैनल? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट, इन्होंने पूछी है। एक और चीज हाईलाइट करी कि गवर्नमेंट ने अटेंडेंस के मॉनिटरिंग के लिए नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम किया, ताकि जिससे मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन के माध्यम से अटेंडेंस रिकॉर्ड की जा सके। तरीका अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे लोग फेक अटेंडेंस देते हैं। फेक अटेंडेंस मतलब सिर्फ कागजों पर मनरेगा काम हो रहा है, बाकी काम मशीन से होता है। इसलिए वो मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन के माध्यम से डिजिटलाइजेशन करने का काम किया, ताकि वास्तविक वर्कर्स को अटेंड किया जा सके, अटेंडेंस मार्क की जा सके मस्टर रोल में। अच्छा तरीका है, थोड़ा करप्शन रोकने के लिए किया गया। बट हाउस पैनल कहती है कि बहुत सारे वर्कर्स ऐसे हैं दोज हु आर नॉट मोबाइल फ्रेंडली, डिजिटली इलिटरेट, तो उनको ध्यान में रखते हुए ये जो प्रावधान है ये थोड़ा सा गलत है, उनके लिए वर्थ नहीं है, उनके लिए यूज होने वाला नहीं। ये कुछ इश्यूज गवर्नमेंट ने हाईलाइट की हैं। मनरेगा हैज बीन कॉन्स्टेंटली आस्क्ड इन एग्जामिनेशन बोथ इन यूपीएससी एज वेल एज एमपीपीएससी एंड अदर स्टेट पीएससी, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। 2006 में 2 फरवरी को ये स्कीम इंप्लीमेंट होना चालू हुई, एक्ट बना था 2005 में, ठीक है। 100 डेज का गारंटी एम्प्लॉयमेंट देते हैं, पर एक्ट जब आया था दैट वाज नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। बाद में ये बन गया महात्मा गांधी नरेगा। ये कब बन गया? 2 अक्टूबर 2009 को। ये कुछ डेट्स फैक्चुअल नेचर की चीजें आपको पता होना चाहिए। 2009 2 अक्टूबर को ये नेम का चेंज हुआ है, ठीक है। तो मनरेगा के बारे में अगर कुछ भी आपसे पूछा जाता है तो आई होप आपको इसको बताने में समस्या नहीं होगी। बहुत सारे और आरोप भी लगते गए हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इसको मोस्ट करप्ट स्कीम माना है। इकोनॉमिस्ट सुरजीत भल्ला ने भी इसके ऊपर करप्शन के बताया है कि बहुत करप्ट स्कीम है इंडिया की। तो ऐसी बहुत सारे आरोप एलिगेशन इसमें लगते हैं। फेक बेनिफिशियरीज की मनरेगा में समस्या है, बहुत सारी समस्या है, ठीक है। लेकिन फिर भी मनरेगा आज भी एक लास्ट रिजॉर्ट बना हुआ है उन लोगों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के उन लोगों के लिए जिनको अनएम्प्लॉयमेंट की सख्त आवश्यकता है। 100 दिन का कम से कम उनको एम्प्लॉयमेंट इसके अंतर्गत मिल जाता है। नेक्स्ट देखिए, जल्द ही वुमेन्स की मैरिज एज 21 ईयर्स होने वाली है, ठीक है। पहले 18 ईयर्स हुआ करती थी। नाउ पार्लियामेंट हैज अमेंडेड, has introduced an amendment bill in Prohibition of Child Marriage Act. Prohibition of Child Marriage Act के अंतर्गत 2021 में अमेंडमेंट करने के लिए एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया है। और अगर ये बिल पास हो जाता है, जो कि हो जाएगा, ठीक है, तो वुमेन्स की मैरिज एज हो जाएगी 18 ईयर्स से 21 ईयर्स, ठीक है। बट ये डिसीजन जो है ये 2 साल बाद लागू होगा, पोस्ट डेटेड इंप्लीमेंटेशन होगा। और ये 2 साल का पीरियड इज गिवन एज अ कूलिंग पीरियड, ताकि जब तक जनता इसके साथ एडजस्ट कर ले, सिटीजन्स कैन एडजस्ट। अगर ये एक्ट पारित हो जाता है, अमेंड हो जाता है, तो उसके बाद सारे एक्ट में चेंजेस हो जाएंगे। इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट, स्पेशल मैरिजेस एक्ट 1954 जो अभी हाल में बहुत चर्चा में था। स्पेशल मैरिजेस एक्ट allows those individual to marry which belong to 2 different faith. Inter-religious जब मैरिज का कॉन्सेप्ट आता है तो दैट इज रजिस्टर्ड अंडर स्पेशल मैरिजेस एक्ट, ठीक है। द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एंड फॉरेन मैरिजेस एक्ट 1969, ये सब चीजों में अमेंडमेंट किया जाएगा, ऐसा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने राज्यसभा में बताया है, ठीक है। और जल्द ही ये बिल आ जाएगा तो फिर 3 साल उम्र जो है महिलाओं की बढ़ जाएगी। और पुरुषों की उम्र ऑलरेडी, मेल की उम्र 21 ईयर्स है, मतलब फिर
दोनों मेल एंड फीमेल दोनों ही 21 ईयर्स की मिनिमम एज हो जाएगी मैरिज एज। ठीक है, तो ये रिफॉर्म्स आने वाले हैं। आपको ध्यान रखने वाली चीज ये है कि कहां कहां पर ऐसी चीजें मेंशन रहती हैं। तो ये सारे सिविल लॉज हैं हमारे यहाँ के, पर्सनल सिविल लॉज है, पर्सनल लॉज हैं। ठीक है, तो ये पर्सनल लॉज में चेंजेस होंगे और साथ ही साथ प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में चेंजेस होंगे। नेक्स्ट बिल देखते हैं। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट वर्क विद जस्ट 2 अपॉइंटीज। राज्यसभा में सेंटर ने बताया कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों के साथ फंक्शन कर रहा है। बेसिकली नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट के बारे में अगर हम बात करें तो 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद में 2018 में ये एक्ट आया था। इसके अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 338 बी ऐड किया गया एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एनसीबीसी वाज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, संवैधानिक दर्जा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया आर्टिकल 338 बी के अंतर्गत। ठीक है, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बना 11th ऑफ अगस्त 2018 में। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और 3 मेंबर्स, जिसमें से एक मेंबर का महिला होना जरूरी है, वुमेन। एक से ज्यादा हो सकती हैं लेकिन एक कंपलसरी वुमेन होना चाहिए। अभी राज्यसभा में जो सवाल पूछा गया सरकार से उसमें उन्होंने बताया कि सिर्फ 2 ही लोग हैं, जस्ट 2 पीपल्स। ठीक है, और वो 2 पीपल कौन है? वो 2 पीपल के बारे में बताया गया कि एक तो अध्यक्ष है और एक मेंबर है, हंसराज गंगाराम अहीर, who was appointed as the chairperson। नवंबर 2022 में इनको अपॉइंट कर दिया। हंसराज गंगाराम अहीर इज द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट, और एक और मेंबर उसमें अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, बट बाकी पोस्ट सारी खाली हैं, इस वजह से वाइस चेयरपर्सन की पोस्ट भी खाली। तो ये सारे चीजें आपको ध्यान रखने योग्य है कि कितने मेंबर्स होते हैं और क्या क्या चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने के पहले कमीशन नहीं था, उसके पहले स्टैट्यूटरी कमीशन था जो कि 1993 में स्टैब्लिश हुआ था, 14 अगस्त 1993। ठीक है, उस समय पर यह स्टैब्लिश हुआ था। आई सपोज जस्टिस RN मल्होत्रा उस टाइम पे इसके अध्यक्ष रहेंगे। ठीक है, तो ये पूरा पिक्चर आपको ध्यान होनी चाहिए। करंट में एनसीबी से संबंधित एक और मुद्दा चर्चा में था। वो क्या मुद्दा था? 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट reduced the powers of states and UT। स्टेट्स और यूटीज के पावर कैसे रिड्यूस कर दिए, स्टेट्स के पावर खासकर कैसे रिड्यूस कर दिए? पहले इस एक्ट के अमेंडमेंट एक्ट के आने के पहले सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट कौन बनाता था? स्टेट्स। बट दैट अथॉरिटी, दैट पावर, ठीक है, दैट वाज रिड्यूस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और वो पावर किसको दे दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया। लेकिन फिर से जब सुप्रीम कोर्ट ने 3:2 के वर्डिक्ट में ये माना कि 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूसेस द पावर ऑफ द स्टेट, तो कॉन्स्टिट्यूशन को फिर से अमेंड किया गया 105th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से, और ये एक्ट के माध्यम से अगेन द पावर ऑफ स्टेट्स वर रिस्टोर्ड। तो ये अभी फिर चर्चा में था, इसलिए दोनों अमेंडमेंट एक्ट भी नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट से संबंधित हैं, ये भी हमको पता होना चाहिए। और ये सुप्रीम कोर्ट का 3:2 वाला जजमेंट भी हमको ध्यान में होना चाहिए, जो करंट के प्रीलिम्स में पूछे जा सकने वाले सवाल है। नेक्स्ट चलते हैं। करंट प्रोसीजर फॉर इंक्लूजन ऑन ST लिस्ट इज एडिक्वेट। शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में किसी भी कम्युनिटी को इंट्रोड्यूस करना है, ऐड करना है, तो उसका जो प्रोसीजर है वो एडिक्वेट है, ऐसा गवर्नमेंट बोल रही है। हमारे लिए जरूरी है कि प्रोसीजर क्या है, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर इंक्लूजन। तो मॉडलिटीज फॉर इंक्लूजन आई थी 1999 में,
1999 में मॉडलिटीज आई थी जब लास्ट टाइम इस पर्टिकुलर प्रोसीजर में संशोधन हुआ था। उसके अनुसार सबसे पहली बार प्रपोजल आता है। प्रपोजल कौन देता है? स्टेट देता है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट या यूटी। किसको देंगे? दैट प्रपोजल विल बी फॉरवर्डेड टू मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय को दिया जाएगा। ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय इसको किसको देगा? ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्रार जनरल के ऑफिस को देगा, जो कि रजिस्टर करने का काम करेंगे। ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल जांच करेगा। इसके पहले एक लोकुर कमीशन आया था 1965 में, 1965 लोकुर कमीशन। इस कमीशन के रिकमेंडेशन पे क्राइटेरिया सेट किया गया था कि किस कम्युनिटी को एसटी लिस्ट में इंक्लूड किया जाए। वो क्राइटेरिया क्या था? एक तो प्रिमिटिव ट्रेड्स होने चाहिए, प्रिमिटिव ट्रेड्स। इसके बाद डिस्टिंक्ट कल्चर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज जोग्राफिकल आइसोलेशन, जोग्राफिकल आइसोलेशन। देन बैकवर्ड होना चाहिए, बैकवर्डनेस एंड शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट। आसपास जो कम्युनिटी है उनसे कांटेक्ट करने में शर्म अगर जिनको होती हो, शाइनेस होती हो, ठीक है, कांटेक्ट इजीली विथ ईज नहीं कर पाते हैं विथ सराउंडिंग सोसाइटी, तो ये कुछ क्राइटेरिया उन्होंने बताया है। इन क्राइटेरियाज की जांच कौन करेगा? ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल। और ये सब क्राइटेरिया की जांच करने के बाद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब को फॉरवर्ड कर देगा प्रपोजल। यहाँ ये जांच कैसी हुई है, वास्तविकता में हो सकते हैं शामिल या नहीं हो सकते। एनसीएसटी सब चीज करने के बाद इसको भेजेगा कैबिनेट के पास, सेंट्रल कैबिनेट के पास। सेंट्रल कैबिनेट विल इंट्रोड्यूस एन अमेंडमेंट इन स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर ऑफ 1950, कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर ऑफ 1950, और अमेंडमेंट करने के बाद में उस शेड्यूल्ड ट्राइब को नोटिफाइड शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में ऐड कर लिया जाएगा। ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में ऐड कर लिया जाएगा जो नोटिफाई की जाती है। अभी वर्तमान में 730 से भी ज्यादा नोटिफाइड ट्राइब शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, नोटिफाइड ट्राइब्स हैं हमारे यहाँ, इससे ज्यादा 730 प्लस, ठीक है। इन्हीं ट्राइब्स में से एक हिस्सा होता है जिनको हम पीवीटीजी भी बोलते हैं, जिसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। कैसे पीवीटीजीज कौन होते हैं, पीवीटीजीज कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं, कौन से कमीशन ने पहली बार पीवीटीजी का कॉन्सेप्ट दिया था, सब चीजें हमने डिस्कस करी। आप कल का डिस्कशन देख सकते हैं। 75 टोटल पीवीटीजीज हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। देवार कमीशन क्या था क्या नहीं था सब हमने कल डिस्कस किया है। तो ये कुछ तरीका है जिसके माध्यम से शेड्यूल्ड ट्राइब्स को लिस्ट किया जाता है, ठीक है। 2014 में एक गवर्नमेंट की पैनल बनी थी, जिन्होंने टास्क फोर्स बनी थी, इंटरनल टास्क फोर्स, जिन्होंने इस प्रक्रिया को, इस प्रोसीजर को एब्सोल्यूट माना है कि खत्म हो चुकी है, ठीक है, डॉगमेटिक है, रिजिड है, ठीक है। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर चीज को क्रिटिसाइज पहले किया जा चुका है गवर्नमेंट की खुद की टास्क फोर्स ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैन नॉट प्रैक्टिस, कैन प्रैक्टिस बट नॉट अपीयर इन कोर्ट। फॉरेन लॉ फॉर्म्स के लिए क्या बदल गया? अभी रिसेंट में बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई, ठीक है, दे हैव चेंज द रूल्स रिलेटेड टू फॉरेन लॉ फॉर्म्स। पहले फॉरेन लॉ फॉर्म्स इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकती थी, ना ही वो कोर्ट में अपीयर हो सकती थी। कोर्ट में अपीयर वो अभी भी नहीं हो सकती हैं चेंज रूल के बाद भी, बट दे कैन प्रैक्टिस इन इंडिया। प्रैक्टिस कैसे? अपने क्लाइंट्स को सजेशंस दे सकते हैं, अपने क्लाइंट्स को वो लीगल सजेशंस, लीगल सलाह, लीगल एडवाइस टेंडर कर सकते हैं। पहले वो कुछ समय के लिए आ सकते थे, जा सकते थे, लेकिन अब यहां पर एक ऑफिस स्टैब्लिश करके अपने जितने क्लाइंट्स हैं उनको फॉरेन लॉ के केस में और अन्य केसेस में लीगल सलाह, लीगल एडवाइस टेंडर करने का काम कर सकते हैं। इस सुधार से ऐसा माना जाता है कि फॉरेन लॉ फर्म जो हमारे यहाँ पर रहेंगी और काम करेंगी, उससे एफडीआई में बढ़ोतरी होगी। इंटरनेशनल जो
लॉस के अंतर्गत और ट्रेड लॉस के अंतर्गत जो आर्बिट्रेशन होता है, ठीक है, वो चीजें यहां पर बढ़ सकेंगी, इसलिए बहुत सारी चीजों में फायदा होगा। ठीक है, तो ये कुछ आर्टिकल था। एससी ने पहले भी ये नहीं बोला है कि बीसीआई कहीं पर भी जो एक्ट बना है, ठीक है, बीसीआई के लिए, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, एडवोकेट्स एक्ट 1961 के अंतर्गत बनी है, तो एक्ट ये नहीं बोलता कि बाहर के आए हुए लोग, फॉरेन लॉ फर्म्स कैन कम एंड टेंडर द एडवाइस। लेकिन अब बीसीआई रूल्स ने बोला है कि आप यहां रह करके भी एडवाइस दे सकते हो, उसमें हमको कोई समस्या नहीं। बट एडवोकेट एक्ट ये कहता है कि एनी मेंबर हु हैज नॉट टेकन अ डिग्री फ्रॉम इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, जिसके पास इंडियन लॉ में डिग्री नहीं है, प्लस बार काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकता, कोर्ट में नहीं लड़ सकता केस। बट सुप्रीम कोर्ट या फिर दूसरी कोर्ट्स, ठीक है, पिटिशनर को अगर वो वकील हायर नहीं करता तो खुद का जो क्या बोलते हैं उसको, खुद को डिफेंड करने के लिए अलाउ करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखना चाहिए। चलिए, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग के बीच में विवाद पहले हो चुका है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि फ्लाई इन फ्लाई आउट, मतलब आ करके कुछ समय ठहर करके लीगल एडवाइस टेंडर करना कहीं पर भी बैन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड इन यूएस सेनेट ऑन मैकमोहन लाइन। देखिए, यूएस के सेनेट में मैकमोहन लाइन को कंसिडर करने के लिए, ठीक है, मैकमोहन लाइन क्या है, चाइना और इंडिया, बेसिकली चाइना की जगह हम बोले तिब्बत तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि पहले तो ये तिब्बत ही था। चाइना और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर का डिमार्केशन किया है, दैट लाइन इज नोन एज मैकमोहन लाइन। कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में खासकर, और हमारे नॉर्थ ईस्ट का पूरा जो बेल्ट चाइना से लगता है वहां। ठीक है, ये जो चीजें हैं ये मैकमोहन लाइन के माध्यम से डिमार्केट हुई है। मैकमोहन लाइन 1914 में शिमला में कन्वेंशन हुआ था, ब्रिटिश इंडिया, उस समय पर ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में, जिसमें चाइना भी एक मेंबर था लेकिन पार्टी नहीं था उस कन्वेंशन के अंदर। ठीक है, तो उसमें एग्री किया गया था कि ये डिमार्केशन की लाइन है। यूएस सीनेट का इसको रेटिफाई कर देना, है ना, और इंट्रोड्यूस तो कर दिया है, अगर इसको रेटिफाई कर देते हैं, है ना, तो ये जो है इंडिया के सपोर्ट में होगा। और चाइना जो कि एक थ्रेट है यूएस के लिए, फ्री एंड ओपन इंडो स्पेसिफिक रीजन के लिए, ठीक है, तो इसके लिए यूएस इज ऑलवेज स्टैंडिंग विद इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर, यूएस के स्ट्रेटेजिक पार्टनर स्पेशली इंडिया। और ये जब पास हो जाएगा, इसको हम एक्सेप्ट कर लेती हैं, देन मैकमोहन लाइन विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएस सीनेट एज वेल, यूएस ऑल्सो, यूएसए ऑल्सो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमारे लिए अच्छी बात है। मैकमोहन लाइन क्या है ये हमको जानना चाहिए था। नेक्स्ट देखते हैं, यूएस सेनेट कंफर्म्स एरिक गार्सिटी एस यूएस इनवॉय टू इंडिया। अमेरिकन एम्बेसडर हैं भारत के लिए, प्रेसिडेंट जो बाइडेन के क्लोज आइड हैं, जिनको भारत का एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, यूएसए का एम्बेसडर भारत में बनाया है, यूएस के राजदूत हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सपोर्ट्स फॉल बाय 8.8%, फिर भी ट्रेड डेफिसिट श्रिंक हो गया। इसका मतलब क्या होगा, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इफ द एक्सपोर्ट्स हैव फॉलन by 8.8% and still the trade deficit is shrinking, that means import भी गिरे हों या बढ़े हों, दोनों हो सकता है। import have even rise और fall, क्या होगा, एक्सपोर्ट अगर कम हुआ हो और ट्रेड डेफिसिट फिर भी कम हुआ। जनरली ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट इज इक्वल टू इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, सरप्लस होगा तो इधर हो जाएगा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट अगर गिर गया है, कम हुआ है, और ट्रेड डेफिसिट भी कम हुआ है, दैट मीन्स कि ये भी गिरा है और ये एक्सपोर्ट से ज्यादा गिरा है, इंपोर्ट हैज फॉलन मोर देन एक्सपोर्ट्स, तब भी जाकर के ट्रेड डेफिसिट कम हो सकता है। ठीक है, तो यही हुआ है। एक्सपोर्ट्स 37.15 पहले थे फरवरी 2022 में, अब फरवरी 2023 में 33.88 बिलियन डॉलर्स हैं।
इंपोर्ट्स 55.9 बिलियन डॉलर्स थे फरवरी 2022 में. नाउ इन फरवरी 2023 इट इज 51.31. ट्रेड डेफिसिट वाज बिफोर 18.75 इन फरवरी 2022. नाउ इट इज फॉलन टू 17.4. ट्रेड डेफिसिट कम होना हमारे लिए अच्छी बात है, ठीक है, बट एक्सपोर्ट्स का कम होना हमारे लिए खराब बात है. खासकर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट हमारे यहाँ का कम हो रहा है. दैट इज अ रीजन टू वरी. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. 8 साल के बाद, जो हर 5 साल में ट्रेड पॉलिसी अमेंड हो जाती है, बदल जाती है, नई रिवाइज हो जाती है, 8 साल के बाद में अब नई ट्रेड पॉलिसी 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी, ऐसा ये रिपोर्ट कहती है. लास्ट ट्रेड पॉलिसी जो है वो 2015 में आई थी, तब से उसके बाद आज तक कोई भी रिवीजन नहीं हुआ. 2020 में रिवीजन होना था, कोविड आने के कारण पोस्टपोन होता गया और पोस्टपोन करते करते 3 साल डिले हो गया और 1 अप्रैल 2023 को नई ट्रेड पॉलिसी इंडिया को मिलेगी. देखते हैं अब नई ट्रेड पॉलिसी में क्या होता है. बेसिकली नई ट्रेड पॉलिसी में मेन टारगेट होगा कि एक्सपोर्ट किस तरीके से बढ़ाया जाए और नॉन एसेंशियल आइटम्स का इंपोर्ट किस तरीके से कम किया जाए. जो इतना डिले हुआ है इसमें सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स का कहना है, ठीक है, कि हमने स्टडी किया है कि कितना नॉन एसेंशियल इंपोर्ट हम करते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल कैटेगरी को रिव्यू किया है और उसमें नॉन एसेंशियल कैटेगरी को कम करने की बात की जा रही है. किसी तरह से ट्रेड पॉलिसी मेजर्स में हम उसको कम करने का प्रयास करेंगे. बैंक्स दैट आर टू बिग टू फेल. ऐसे बैंक्स जो कि बहुत बड़े हैं फेल होने के. अब ये क्यों आया है पिक्चर में, आर्टिकल क्यों आया है? रिसेंटली 2 बैंक्स फेल हुए हैं. सिलिकॉन वैली बैंक, ठीक है, सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो फेल हुआ रिसेंटली. एसवीबी, सिलिकॉन वैली बैंक एंड सिग्नेचर बैंक. ये 2 बैंक के फेलियर की वजह से एक दिमाग में प्रश्न आ रहा है, भारत में भी लोगों के दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि ऐसा तो नहीं इंडिया में भी कोई बैंक ऐसा हो जो इस तरीके से फेल हो जाए, डूब जाए, ठीक है, बैंक ही बैंकरप्ट हो जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है. इसीलिए पिक्चर में आया है. आरबीआई ने कहा है इंडिया में इन बैंक्स की फेल होने के कारण कोई भी ऐसा इंडिया में फेल होने वाला बैंक नहीं दिखता. इन सच फेलियर्स आर अनलाइकली इन इंडियन सिस्टम्स. आरबीआई ने क्लासिफाई किया है कि हमने 3 बैंक्स को DSIB, डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स का दर्जा दिया है. और वो 3 बैंक्स कौन कौन से हैं? ICICI, HDFC and SBI. These 3 banks are known as too big to fail banks. DSIBs इन्हीं को कहा जाता है और ये DSIBs चुनने का क्राइटेरिया होता है कि कितना लिवरेज रेशियो है. लिवरेज रेशियो एक्सपोजर मेजर जो बेसल 3 नॉर्म्स में बताया गया है, उस आधार पर अगर वो 2% ऑफ जीडीपी से ज्यादा है तो एक सैंपल बैंक को उठाया जाता है. इसके बाद वेरियस इंडिकेटर्स के तर्ज पर उस बैंक को परखा जाता है और उस परखने के बाद अगर कुछ बैंक के स्टैटिस्टिक्स इंडिकेटर्स अच्छे पाए जाते हैं, उनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अच्छा पाया जाता है, तो उनको फिर, या उनका कैपिटल रीच, मार्केट के अंदर रीच, कैपिटल का उनका क्षमता, लॉस बियरिंग कैपेसिटी, लॉस अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अगर अच्छी पाई जाती है तो फिर उनको DSIB का दर्जा दिया जाता है, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स. ऐसे बैंक्स फेल होने से, रिस्क से थोड़े से कम इफेक्ट होते हैं या कम रिस्क बैंक्स हैं, इनमें पैसा सुरक्षित रहने के चांसेस ज्यादा है. आपको पता होना चाहिए कि इन द केस ऑफ फेलियर ऑफ अ बैंक, आरबीआई डिपॉजिट्स का कितना परसेंट, ये कितने रुपए गारंटी करती है मैक्सिमम. तो 5 लाख रुपीस, पहले 1 लाख रुपीस करती थी, अब 5 लाख रुपीस आरबीआई गारंटी करता है. अगर बैंक, इन केस की बैंक डूब जाए तो डिपॉजिटर्स का 5 लाख रुपीस तक का पैसा सुरक्षित है. ठीक है, तो ये एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जो आज की न्यूज में था, SIB से संबंधित था, इकोनॉमिक का आर्टिकल है. एक्स आरबीआई ऑफिशियल मोहंती, ठीक है, मोहंती जी जो आरबीआई के ऑफिशियल हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं आरबीआई के,
उनको नेशनल पेंशन सिस्टम रेगुलेट करने वाली बॉडी, क्या नाम है इस बॉडी का? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA, इसका चेयरमैन बनाया गया। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका चेयरपर्सन के तौर पर दीपक मोहंती जी, जो एक्स RBI ऑफिशियल रहे, उनको अपॉइंट किया है। फैक्चुअल नेचर का प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। PM मित्र स्कीम, PM टेक्सटाइल, PM मित्र स्कीम। PM मित्र स्कीम बेसिकली क्या है? PM मित्र स्कीम है प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क स्कीम। PM मित्र पार्क स्कीम, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन अपैरल स्कीम, पार्क स्कीम। इसके अंतर्गत 7 parks, textile parks, huge textile parks will be established across the country. प्रपोजल्स स्टेट की तरफ से आ गए हैं, ठीक है, कि कहां कहां पर स्टैब्लिश करने चाहिए। मध्य प्रदेश ने भी प्रपोजल दिए हैं, 4 लोकेशन के प्रपोजल दिए हैं, ठीक है। अब उनमें से कहां स्टैब्लिश किया जाता है, ये डिसाइड करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है और वो डिसाइड करेंगे। पर्टिकुलरली दिस स्कीम वाज बेस्ड ऑन 5F, फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन एंड फॉरेन विजन। प्रधानमंत्री जी के 5S विजन पर यह स्कीम बेस्ड है। 5F क्या है? फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन एंड फॉरेन विजन पर यह पर्टिकुलर स्कीम बेस्ड है, ठीक है। टारगेट क्या है? टू अचीव an economic value of 250 billion in production and 100 billion in export of textile and apparels. टेक्सटाइल और अपैरल के केस में 250 बिलियन का प्रोडक्शन करना है और लगभग 100 बिलियन का एक्सपोर्ट करके दिखाना है, ये स्कीम का टारगेट है। तो ये PM मित्र स्कीम थी, 2021-22 के बजट के समय लॉन्च की गई थी, लेकिन अभी भी 7 मेगा इंटीग्रेटेड पार्क जो हैं, टेक्सटाइल पार्क जो हैं, उनको शॉर्टलिस्ट करना, उनको डिसाइड करना बाकी है, जो गवर्नमेंट जल्द ही कर देगी, ऐसा उनका कहना है। तो आज के करंट अफेयर्स में इतने ही टॉपिक्स थे। आई होप आपको ये करंट अफेयर्स का सेशन अच्छा लग रहा हो और ये आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प भी कर रहा होगा। हम कोशिश करते हैं कि करंट में जो न्यूज़ है उनसे ज़्यादा स्टैटिक पोर्शन से रिलेट करके उनको एक्सप्लेन करने का आप प्रयास करें और आप तक ऐसा डेटा पहुंचाएं, ऐसे फैक्ट्स पहुंचाएं, ऐसे करंट अफेयर से रिलेटेड डेटा कंटेंट पहुंचाएं जो आपको तुरंत प्रीलिम्स में, मेंस में, दोनों जगह हेल्प करे, स्टेट PSCs में भी और साथ ही साथ UPSC में भी। अगर आपको ये लेक्चर और ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो नीचे दिए गए लिंक्स पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और आगे आने वाले लेक्चर से जुड़ने के लिए बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करना मत भूलिए। धन्यवाद।